हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, ये जो बगल में आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, इनके बेस पे हम एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। पहले लिख लेते हैं, फिर इन पिक्चर्स को मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा। ठीक है जी। तो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। अच्छा, इस चैप्टर के दो तीन नाम है। एक इसको बोल सकते हैं हम एलपीजी। एलपीजी एलपीजी की फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आगे हम पढ़ेंगे। और इसका एक नाम और भी है, इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इस नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। ठीक है भाई। तो देखिए, पहला सवाल, इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम। सवाल यह है कि भाई ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भारत को, इंडिया को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनानी पड़ी? ऐसा क्या हो गया था 1991 में? ऐसा क्या हो गया था? तो भाई देखो, बात ऐसी है कि पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसी खराब हो गई थी भारत की। जो भारत की ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो खराब हो गई थी, इसलिए भारत को नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनानी पड़ी। तो पहले क्वेश्चन बनता है, रीजन बताओ जी, रीजन क्या है ना जी? तो रीजन बताएंगे, रीजंस फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, रीजंस फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये हम कर रहे हैं। तो देखिए, जो अगर अब देखो यहां पे अब आएगा पिक्चर का काम। तो देखिए, पिक्चर में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको दिख रहा है एक सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट। इससे जो पॉइंट बनता है वो बनता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अभी समझाऊंगा डिटेल में कैसे लिंक बनेगा। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट बनता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। भाई देखो, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकारी कंपनी। सरकारी, जो सरकार की कंपनी है, सरकारी कंपनी, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। तो भाई देखो, 1991 से पहले जितने भी हमारी प्रोडक्शन की यूनिट थी, सारी की सारी सरकारी थी। सरकारी यूनिट ने, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दी, इसलिए यहां पे हाथी, व्हाइट एलिफेंट बताया गया है। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? दरअसल व्हाइट एलिफेंट पर पैसा खर्च करना पड़ता है और रिजल्ट कुछ आता नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। पब्लिक कंपनियों की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा था, इसीलिए इसको व्हाइट एलिफेंट से शो किया गया है। हम कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर व्हाइट एलिफेंट बन चुका था, व्हाइट एलिफेंट बन चुका था। ह्यूज लॉस, बहुत सारे लॉस ही लॉस हो रहे थे पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को। ईयर आफ्टर ईयर, या कह सकते हैं सिक यूनिट्स बन चुके थे ये। सिक यूनिट्स मतलब बीमार हो चुके थे बहुत ज्यादा। और ईयर आफ्टर ईयर लॉस, ईयर आफ्टर ईयर लॉस, लॉस ही लॉस हो रहा था। इसीलिए व्हाइट एलिफेंट, जितना पैसा लगाओ सारा डूब रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा, यूजफुलनेस कुछ है नहीं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भाई। तो देखो, अगला, अगर आप अगली पिक्चर देखें तो उसमें एक तिजोरी बनी हुई है। तिजोरी में थोड़े से पैसे रखे हुए हैं। तो ये तिजोरी जो है, यहां पे हम अपना रिजर्व रखते हैं, अपना पैसा, बचा हुआ पैसा उस रिजर्व में रखते हैं, वो होती है तिजोरी या सेफ। तो ये पॉइंट बनेगा फॉल इन फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व। भाई ये पॉइंट बना है। ठीक है। इसमें जो फॉरेक्स वर्ड है, इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब विदेशी करेंसी, विदेशी मुद्रा, विदेशी करेंसी। भाई ये था सबसे खतरनाक कारण जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनानी पड़ी। भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो था वो ऑल टाइम लो, सबसे कम हो गया था। ऑल टाइम लो, ब्लू से लिखते हैं, है ना? ऑल टाइम लो हो गया था, ऑल टाइम लो, सबसे कम हो गया था।
भाई फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत इसलिए पड़ती है कि भाई हम इंपोर्ट कैसे करेंगे। अगर हम विदेशी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करेंगे तो पैसे का जो भुगतान पेमेंट करनी पड़ेगी वो फॉरेक्स रिजर्व में से करनी पड़ेगी। और फॉरेक्स रिजर्व भारत का ऑल टाइम लो, ये टाइम लिखा है भाई, थोड़ा खराब सा है ये टाइम लिखा है, ऑल टाइम लो हो गया था। और कुछ तो लोग यहां तक कहते हैं कि भारत के पास केवल 15 दिन यानी कि 2 वीक भी कह सकते हैं, 15 दिन के इंपोर्ट का पैसा बचा था भारत के पास। उसके बाद इंपोर्ट नहीं होगा। ऑयल जो हम खरीदते हैं विदेशी जो 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 गल्फ कंट्रीज है वहां से हमें ऑयल नहीं मिलेगा। ऑयल नहीं मिलेगा तो हमारे देश की जो संचार व्यवस्था, जो ट्रांसपोर्ट है, पूरा स्टैंड स्टिल, पूरा जो देश है वो रुक जाएगा। तो ये एक पैनिक वाली सिचुएशन थी। ठीक है भाई, तो लिख सकते हैं कि जो इंपोर्ट था वो हमारे पास केवल 15 डेज के इंपोर्ट का फॉरेक्स बचा था। 15 डेज के इंपोर्ट का फॉरेक्स हमारे पास बचा था। ये पैनिक सिचुएशन उस वक्त क्रिएट हुई थी। ये पॉइंट है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इन 2 पॉइंट को मिटा देते हैं, अगला पॉइंट करते हैं। आप लोग लिखते हुए चलना, पेन और नोटबुक के साथ आप लिखते हुए चलना। ठीक है जी। अगली तस्वीर जो आपको दिख रही है उसमें आपको एक तराजू दिख रही है, बैलेंस बोलते हैं इसको, बैलेंस। ठीक है, तो देखो उसमें आपको देखिए इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है ना। इस सिचुएशन को बोलते हैं डेफिसिट इन बीओपी। अभी करते हैं इसको, तो ये मैंने मिटा दिया है। तीसरा जो पॉइंट है वो बैलेंस को लेके है। तो तीसरा जो पॉइंट है इसका, डेट इज डेफिसिट इन बीओपी। डेफिसिट इन बीओपी, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, है जी, घाटा बोलते हैं, घाटा। जब इंपोर्ट हमारे ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम होता है, तो बीओपी में डेफिसिट आ जाता है, घाटा आ जाता है। दरअसल एक्सपोर्ट हमारे कम क्यों थे भाई? एक्सपोर्ट हमारे कम इसलिए थे कि उस वक्त भारत की जो गुड्स थे वो लो क्वालिटी के गुड्स थे, लो क्वालिटी के गुड्स थे, और उनका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई प्राइस था, तो कोई खरीदता ही नहीं था। इंटरनेशनल मार्केट में जो उनका प्राइस था वो बहुत हाई था, इसलिए एक्सपोर्ट हमारे कम थे, इंपोर्ट ज्यादा थे। तो देखो, अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट कम है तो हमें पैसा मिलेगा कम। तो ये डेफिसिट इन बीओपी। ओके, चलिए 3 पिक्चर हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगली पिक्चर देखो, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई। भाई ये भी तो एक समस्या थी। नंबर 4, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, महंगाई। ठीक है जी, महंगाई डायन खाया जात है, हाँ? गाना है ना, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है ना जी। तो इन्फ्लेशन जो थी, महंगाई थी, वो भी सबसे ज्यादा महंगाई थी। कंसिस्टेंट प्राइस राइज हो रहे थे। तो लिखते हैं इसके अंदर कंसिस्टेंट प्राइस राइज, कंसिस्टेंट प्राइस राइज हो रहे थे। त्राहिमाम देश में मचा हुआ था, है जी। एक पॉइंट ये है। एक 5वां पॉइंट और कर लेते हैं। 2 3 4 5, यस, 5वां पॉइंट और कर लेते हैं। वो जो पिक्चर है वो आदमी वो है कर्ज से दबा हुआ है, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। देश के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। डेट मतलब कर्जा, भी इसको डेट बोलते हैं, ठीक है, कर्जा बोलते हैं इसको। तो कर्ज या कर्जा या लोन, कुछ भी कह सकते हो, लोन भी कह सकते हो, कर्ज भी कह सकते हो। तो भाई भारत देश के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, तो उस कर्जे को उतारने के लिए भैया पैसा चाहिए हमको, और कोई हमें लोन दे नहीं रहा था, है ना। तो ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें बताते हैं, पिक्चर के थ्रू हमने इसको किया है कि भारत देश को अब जरूरत है कुछ बड़ा करने की, वरना देश जो है अब गड्ढे में जा रहा है। इकोनॉमी चरमरा गई, क्या बोलते हैं, चरमरा गई है, इकोनॉमी चरमरा गई है, बल्कि गड्ढे में चली गई है। इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया के अंदर आ गया है। ठीक है जी।
तो अब हम करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहां से, ये हमने यहां से इसको मिटा दिया। इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में चर्चा करते हैं। इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। लिखते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ भी कह लो यार, क्राइसिस 1991 में आ गया था। अब भारत को चाहिए पैसा, और पैसा चाहिए भारत को, बहुत जरूरत है पैसे की। तो भाई उस वक्त इस क्राइसिस के टाइम पर भारत के जो पीएम थे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये भारत के पीएम थे। तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, 1991 की बात कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाम सुना होगा, मोदी से पहले प्राइम मिनिस्टर वो रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1991 में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। भाई इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत को इस क्राइसिस से निकालने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्या हुआ था भाई? तो भाई हम गए थे, क्योंकि क्राइसिस आ चुका है, अब हमें बहुत अर्जेंट बेस पर पैसा चाहिए। तो भारत देश गया वर्ल्ड बैंक के पास, हम गए वर्ल्ड बैंक के पास, और वर्ल्ड बैंक उस वक्त उसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD बोलते थे। फुल फॉर्म भाई एग्जाम में पूछता तो लिखनी पड़ेगी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को प्यार से वर्ल्ड बैंक बोल दिया करते थे। एक और संस्था वहां चल रही थी, अभी भी चल रही है, IMF बोलते हैं इसको, IMF, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका रेफरेंस आपने बहुत सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भाई ये है इसकी फुल फॉर्म। तो भारत सरकार जो थी, मतलब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की जोड़ी थी, वो इनको हमने अप्रोच किया, इंडियन गवर्नमेंट की, भैया आप हमें लोन दो, इंडिया को बहुत जरूरत है भाई। तो उन्होंने कहा जी लोन तो दे देंगे आपको, लेकिन ये बताओ आप चुकाओगे कैसे? ऑलरेडी इतना आपके पास ह्यूज बर्डन ऑफ डेट है, इकोनॉमी आपकी गड्ढे में जा रही है, चरमरा गई है, आपके पास 15 दिन के इंपोर्ट का पैसा बचा है, हम आपको लोन देंगे तो आप चुकाओगे कैसे, ये तो बताओ। भारत सकते में भी हम क्या करें? तो मनमोहन सिंह ने अपने मतलब एक इन्फ्लुएंस का प्रयोग करके उन्होंने वर्ल्ड बैंक को कन्विंस किया कि आप हमें लोन दो। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन्होंने हमारे सामने, देश के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी, है ना, 3 बड़ी शर्तें रखी। अब पहले शर्तें जानते हैं क्या थी, फिर देखते हैं कितना लोन मिला हमें, या पहले लोन कर लेते। चलो ठीक है, इन्होंने हमें लोन दिया, तो इन्होंने हमें $7 बिलियन का लोन हमें मिल गया था। $7 बिलियन लोन गिवन टू आवर कंट्री, ठीक है जी। 7 बिलियन का लोन हमें मिल चुका है, 7 लिखा है, थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं, 7 बिलियन का लोन हमें मिल चुका है। लेकिन शर्तें क्या थी वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन रखी गई है, 3 कंडीशंस रखी गई हैं भारत के सामने। और पहली कंडीशन ये है कि भैया भारत को क्या करना है, इंडिया को यह करना है कि जो भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है उसे रिमूव करना है, ठीक है। तो पहली शर्त थी कि रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, पहली शर्त तो यही है।
दूसरी शर्त क्या है भाई? दूसरी शर्त भी क्या है? रिमूव करो भाई। क्या रिमूव करे? ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर रिमूव करो। रिमूव ट्रेड बैरियर्स। जो हमने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, टैरिफ कोटा, उसको हटाओ भाई। विदेशी कंपनी को इंडिया में आने दो बिजनेस करने के लिए। और जो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर है उसको, उस पर रिस्ट्रिक्शन जो लगा रखी है उसको हटाओ, है ना। इनके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, उसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इनको हटाने के लिए कह रहे हैं। तीसरी शर्त क्या थी भाई? तीसरी कह रही है कि भैया जो सरकार ने सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर अपना हक जमा रखा है उसको रिड्यूस करो भाई, है ना। रिड्यूस करो रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कह रहे भैया, ये है ना। तो जनाब ये है क्राइसिस के बारे में। अब देखो बात तो वही है, मरता क्या ना करता, हमें ये तीनों शर्तें माननी पड़ी और तब जाके हमें 7 बिलियन का लोन हमें ग्रांट हुआ भारत देश की कंट्री को, है ना जी। तो ये बात है। तो अब भारत सरकार को बोला कि ठीक है भाई, अब आप एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाओ, क्योंकि ये तो पुरानी वाली है और जब ये करोगे तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। तो भारत सरकार ने अनाउंस की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 में, ठीक है। क्योंकि ये भी तो करना है ना, इनको करने के लिए नई पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। तो इसको मिटाते हैं और अब लिखते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991। इसको हमने मिटा दिया, ठीक है, ओके फाइन। तो यहां पे है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये है भारत सरकार की नई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जुलाई में हमने करी थी, जुलाई लिख देते हैं, जुलाई। ये ना कई बार पूछ लेते हैं, मंथ पूछ लेता है भाई, ठीक है। तो जुलाई में हमने किया था। अच्छा, अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ब्रॉडली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। कैटेगरीज ऑफ एनईपी। अब इसको एनईपी लिख रहे हैं हम, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी। तो भाई जो पहली कैटेगरी थी वो थी स्टेबलाइजेशन मेजर्स। इससे लिख देते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स। और दूसरे जो थे वो थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, ठीक। अभी समझाते हैं है क्या चीज। तो देखो, जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे ये थे शॉर्ट टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म उपाय, भाई छोटे मोटे उपाय हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेबल करना है मामले को, क्या करना है, बैलेंस करना है, स्टेबल करना है। जैसे देखो इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। उसके लिए आपको कुछ स्टेबलाइजेशन करना है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म मेजर्स अपनाने हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि करेक्टिंग डेफिसिट इन बीओपी में जो डेफिसिट आ गया है, जो घाटा आ गया, वो भी करेक्ट इजीली हो जाएगा। उसके लिए बहुत बड़ी चीज तो करने की आवश्यकता है नहीं, स्टेबल ही तो करना है, बैलेंस करना है, तो ये आराम से हो जाएंगे। लेकिन ये है सबसे खतरनाक चीज। खतरनाक इन द सेंस, खतरनाक मैं ऐसे बोल देता हूं, खतरनाक मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इसका मतलब ये है कि आपको, मतलब देश को ओवरऑल इकोनॉमी में चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंज इन ओवरऑल इकोनॉमी, तो उसमें लिखेंगे हम। और ये ना, ये शॉर्ट टर्म है तो ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म मेजर्स, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। इसके अंदर चेंज इन ओवरऑल, पूरा चेंज करना पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमी को चेंज करना पड़ेगा और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस,
मतलब जो मतलब भारत की कंपनियां भी ऐसी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाके compete कर सके। ठीक है, इंडियन कंट्री मतलब जो इंडियन कंपनी है वो भी ऐसी होनी चाहिए, ये वो कह रहा है। ओके, ये हो गया हमारा कैटेगरीज हमने कर लिया है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि दरअसल भारत ने किया क्या था। तो पहले क्या था और अब क्या है, तो उसको मैं मिटा देता हूं। ये मैंने मिटा दिया इसको, ये इजीली हमने इसको यहां से मिटा दिया है। ये मिटा दिया है। अब वो ये कह रहा है कि देखो ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था, यहां लिखते हैं ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड हियर इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो देखो ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी को बोलते हैं LPQ, LPQ, और इसको बोलते हैं LPG। यही है आपको समझने वाली चीज। तो ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी में जो L का मतलब है वो है लाइसेंस, लाइसेंस। P का मतलब है परमिट, परमिट। Q का मतलब है कोटा, लाइसेंस, परमिट, कोटा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो L है इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये इसका मतलब है लिबरलाइजेशन। P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये इसका मतलब है। G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए इस चैप्टर को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को LPG भी बोलते हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये कन्वर्ट हो गया, ये जो L था लाइसेंस कन्वर्ट हो गया लिबरलाइजेशन में, ये P कन्वर्ट हो गया प्राइवेटाइजेशन, ये Q कन्वर्ट हो गया G से ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये G लिखा है यहां पे ग्लोबलाइजेशन, थोड़ा सही से बना देते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ओके, चलिए जी, तो अब इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लिबरलाइजेशन को और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी इस चैप्टर की, पूरा मैंने बेस बना दिया है, अब बिल्डिंग बनाएंगे इसके बाद। ठीक है जी, कैसे लगी वीडियो आपको भाई कमेंट करके बताना। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके किसी दोस्त को ये वीडियो काम आ सकती है तो बिना देर करे उसको आप शेयर कर देना। ठीक है जी, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।